इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ। वक्त के साथ के चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ याद नहीं किए जाते, बल्कि महसूस भी वो किए जाते हैं। और एक ऐसा ही नाम मेरे जहन में है, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर। सहर उनका तखल्लुस था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब को सुनने का मौका मुझे ज़िंदगी में मिला। और अभी हाल ही में उनके ट्रस्ट और यूथ ऑफ द यूनिवर्स बॉडी की तरफ से मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मुझे इस काबिल समझा गया। और जैसे मैंने कहा था उस फंक्शन पे भी कि मेरे वालिद साहब उन्हें जानते थे और मैं भी उन्हें एक आध मुशायरे में मैंने कुंवर साहब को सुना था। जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत कुछ अदब को और समाज को दिया है, उस मकसद से हम यहाँ आए हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे। मैं आज आपके सामने से ये कहना चाहूंगा, लफ्ज कम पड़ जाते हैं कुछ लोगों की तारीफ करने में, क्योंकि उनके काम, उनके अचीवमेंट्स और उनकी जिंदगी के बहुत से पहलू, उनको दोहराना करना तो बड़ी दूर की बात, समझना बड़ा मुश्किल होता है। हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि सम्मान तो सम्मान है, लेकिन सम्मान भी सम्मानित हो रहा है जब इन बड़े हाथों में हाथ दिया जो पावन है, बिल्कुल। आज गीता की बात होती है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कर्म योगी कर्म भूमियों की बात है। और जिन लोगों ने सचमुच कर्म योग के आधार पर, कर्म योग की बुनियाद पर सिर्फ काम करके अपने हाथों को और अपने जहन को इस्तेमाल करके जिंदगी में बुलंदी हासिल किया, उन्हें कोई कमाल नहीं था, उन्हें जादू नहीं किया, कोई मैनिपुलेशन नहीं की, उन्हें कोई रुतबा, कोई मंत्र को टोना कभी अपनी जिंदगी में नहीं आया। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत। अशोक सानी जी आपके चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा ख्याल है जब तक ये सेरेमनी चले तालियां बजनी चाहिए। ये आजाद हमेशा नहीं मिला। मैं अशोक सानी साहब से इंतजार करता हूँ बड़ी सम्मान के साथ कि दो शब्द आज की शाम, इनके मुंह से फूल निकलते हैं जब भी कुछ कहते हैं, हम उनसे हमें सुने और आज की शाम को रोशन करें, ताज़ा करें। आपसे गुजारिश, थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए और जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ कुछ खाद भी होते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ
और के ज्योति सिंह साहब मुझे मिलने आए और मुझे दावत दी कि मैं आज शाम आऊं, और कमल महेंद्र सिंह बेदी ट्रस्ट की तरफ से और यूथ ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से मुझे ये काबिल समझा कि मैं इस अवार्ड के काबिल हूँ। मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे घर पे मिलने आए, मुझे इनविटेशन किया और मुझे बताने लगे। दो तीन चीजें मैं कहूँगा। एक तो ये कि कमल महेंद्र सिंह साहब और मेरे वालिद कृष्ण इंसानी भी लाहौर का ही, और वो भी तकरीबन इन्हीं के उम्र के होंगे, बेदी साहब। तो ये मुझे याद है कि लाहौर में टेम्पल रोड पे हम रहते थे, तो कभी कभी आते थे। मैं तो बच्चा ही था। लाहौर में रहा, पार्टीशन के बाद भी 52 तक। मेरे वालिद साहब वो वकील थे, मेरे दादा चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। तो नाम याद है, शक्ल याद नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी मिलते थे शाम को। लेकिन उनके दो बेटे मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, करम और जिन्हें हम बिंदी कहते हैं। ये मेरे साथ सीबी कॉलेज में थे, और जो अभी चेयरपर्सन है अशुजीत सिंह, वो मेरे बच्चों के दोस्त, बेटियों के। ऐसी यहाँ बहुत सारे सरदार भाई हैं, अपनी जुबान का मजाक कुछ अपना ही होता है। मैं दुनिया भर घूमा हूँ। पहले नौकरी करने गया तो वो मुझसे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब पूछने लगे, बात करने लगे मेरे से अंग्रेजी में, तो मैंने अंग्रेजी में जवाब। तो मुझसे कहने लगे कि आपको पता है कि हम करते क्या है? मैंने कहा जी, आप जरी बनाते, पॉलिएस्टर यार्न को रंग करके उसकी जरी बनती है, हम किसे बेचते? आप तमिलनाडु, अमृतसर वगैरह में बेचते हैं, वीवर्स, छोटे छोटे वीवर्स। तो मुझसे कहने लगे कि आप अंग्रेजी तो ऐसे बोलते हैं कि आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, ये कोई बात नहीं। अगर मेरे साथ आप हिंदुस्तानी उर्दू में बात करते तो मैं उसी तरह आप बात कर लीजिए मेरे से और देख लीजिए। ये फर्क हम लोग खुद पैदा करते हैं। मैं देख रहा था ज्योति ने भी आज बहुत कुछ बोला कि उनसीयत नहीं है, इंसानियत नहीं है, दोस्ती नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बात सच है। हम भूल गए हैं कि हम यहाँ आए क्यों थे, हम पैदा यहाँ क्यों किए गए। अगर खुदा ने, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो किस लिए? इसलिए कि आप पैसे बनाएं और बाकी सब कुछ भूल जाएं और खुदा को भूल जाएं। और क्योंकि आज मजाजी खुदा तो इतने, सब मजाजी खुदा है। जैसे देखिए आप, वो मजाजी खुदा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, सबको पता है क्या हो रहा है। खैर, जो मैं मजाक की बात कर रहा था वो ये था कि जब पहले एक मैसेज आया मेरी टीम को, मैं अभी उनसे कहूंगा कि वो भी अपनी शक्ल दिखाएं, आप जान जाएंगे मैं क्या करता हूँ। तो वो मैसेज में आया कि अशोक सोनी, उसमें ई डाला हुआ था, तो ये अवार्ड मिला है। अब अशोक सोनी के नाम से एक और शख्स भी है, वो भी फैमिली को जानते हैं, रिश्ता शायद नहीं है या दूर का है, मैं नहीं जानता। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये अवार्ड मेरे लिए है या वो उस अशोक स्वामी के लिए है। और मैं देख रहा हूं कि जहां मेरी वाइफ बैठी है, उनके पीछे जो अशोक स्वामी है उसमें भी ये है। तो मैंने वो अपने ऑफिस, जो पोइट्री के डिवीजन है मेरी, उनसे मैंने कहा कि जरा ज्योति सिंह साहब से बात करके पूछ लो कि ये मेरे लिए है या दूसरे सुल्तानी के लिए है। क्योंकि वो इस तरह होता ना कि
वो जरा ज्यादा इधर उधर घूमता है ते उन्होंने लोग ज्यादा जानते हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी होटलों से जहाज ते बाहर गुजारी ते मैं क्या फिर मैनू लोग जानते हैं। मैं पिछले 18-20 साल तो लिख रहा। वो किस तरह होया, डॉक्टर सोनाली चावला ने मैंने पूछा कि उन्हें कि ये आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो मैंने कहा मैं जब मैं कुछ कहूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये किस्सा किस तरह शुरू हुआ। मैं स्टीवेंस कॉलेज में भी उर्दू मेरा सब्जेक्ट था, मॉडर्न स्कूल में भी था, लाहौर में उर्दू फारसी दोनों पढ़ी। उसके बाद जब वो काम शुरू किया तो पहले इंडियन इंडस्ट्री के साथ मैं 20 साल काम करता रहा। तो अंग्रेजी की बात होती थी, उर्दू कुछ था नहीं। अनवर मिर्जापुरी साहब थे, उनसे एक आध बार मुलाकात हो गई किसी मुशायरे पे, फिर गोरखपुरी साहब को देख लिया, लेकिन उर्दू जबान से मैं पूरा हो। फिर जब अपना काम शुरू किया इंटरनेशनल ट्रेड, और मैं फिर बाहर घूमता रहा, दफ्तर वहां है मेरे, आज नवासे मेरे दो लंदन ऑफिस में हैं, तो उर्दू से बिल्कुल वास्ता खत्म नहीं हुआ। फिर ऐसा हुआ, कोई मेरा ख्याल मैं पंजाबी में सुनाऊंगा, किसी को ना समझ आए तो उसका तर्जुमा हो जाएगा। ये हमारी एक बेटी है, वो हमारे साथ रहती थी और उसने शादी नहीं की थी। तो एक दुबई में एक कॉन्फ्रेंस थी और मैं था अपने वेनेजुएला दफ्तर में। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी ज्योति, ये अश्विन जी जानते हैं, तो मैंने कहा कि तुम्हारी हो, तुम माँ को साथ ले आओ और हॉलीडे हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगा। तो ये आ गई और अगले दिन फोन आ गया मीरा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो इनसे कहने लगी कि मैं तो हमको कुछ तो कहने ने कि कोई मुंडा लग गया, कोई मुंडा लग गया। कहने नहीं, कोई मुंडा नहीं लगेगा, फिर घर चढ़ना है। तो कहती हाँ मैं क्या भाई अच्छा आ रहे हैं, कल कर लेंगे। तो भी कह रहे कि भाई इसको पे घर, उसको समझाया कि भाई हम दो हैं, घर भगवान की दया से ठीक ठाक है, तो हम ऊपर चले जाते हैं, नीचे लाओ कैसे मर्जी करो। तो वो नहीं मानी। तो फिर उसको मैंने एक जगह ले दी, वो शिफ्ट हो गई। उस रात को मैं देखता हूँ कि ये इनके आंखों में आंसू और मेरे हलक, मेरे गले में एक लम्ब। तो यूं ही एक लाइन, एक मिसरा आया दिमाग में कि कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला। तो मैं उठा और पत्ती जलाई और एक अचानक से ऐसा लगा कि यार ये तू क्या कह गया, इसको तू आगे और लिखना चाहिए। तो ये उठी, मैंने कहा सो जाओ, मैं आता हूँ। उन्हें की करन जा रहे हो, लिखन जा रहे हैं, तो की लिखोगे? मैंने कहा नहीं पता मैंने, आराम करो, मैं आना। सुबह गया लिखने और मुझे तो पता है कि उर्दू इधर से लिखी जाती है, अंग्रेजी इधर से लिखी जाती है, लेकिन उर्दू में मैं समझता हूँ और शायद किसी और जुबान में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही साउंड के लिए, जैसे जेड जी का साउंड है, उसके लिए 4 अल्फाबेट किसी और जुबान में शायद नहीं। अब ठीक है, गाना गाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मजमून लिखे, आप नज्म लिखे, आप गजल पढ़े, उसमें आपने ज़्वाद की जगह जे कर दिया तो लोग कहेंगे ये क्या है। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लिखता हूँ। तो लिखना शुरू किया और बस वो मिसरे के बाद मिसरा आता गया। पहले ये था कि कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला, दिया था जिन्होंने हमसे पहला निवाला, बचपन हमारी गोद में निकाला था, कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला। बड़े हुए
खड़े हुए दाना हुए अपने पैरों पे खड़े हुए, खड़े हुए दाना हुए अपने पैरों पे खड़े हुए। नींद जरूर आती होगी, रात कुछ तो सताती होगी, याद हमारी भी आती होगी। कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला? अब इसके साथ तो कोई चीजें बंदा है नहीं जो रेजोनेट ना करें, जो ये उनको हिला ना दे, क्योंकि बच्चे तो जाते वो होता ही है। अब लड़कियां तो मेरी चार बेटियां हैं मन, और बेटियों में तो जाना ही होता है, लेकिन 43 साल की उम्र में बेटी कहे मैं अलग रहना चाहती हूँ, तो वो इमोशन, वो जज्बात कुछ और होते हैं। तो उसके बाद बस ये एक सैलाब सा बन गया, और मैं लिखता रहा जहाज में, प्लेन में, 3 बजे सुबह दफ्तर में, सब कुछ, और गोल्फ भी खेलता था। तो एक शॉट मारा और एक शेर सुनाया, ताली बज गई, और फिर वो कहने लगे यार ये बता इसका मतलब, ये मतलब। तो मैं कहता ताली किस लिए? बोले ताली उर्दू जबान ही ऐसी, इतनी शीरीन इतनी मीठी जबान है कि ना भी समझ आए तो भी आप बता सकते हैं। और अभी किसी ने शायद योगी ने कहा था कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं। उर्दू शुरू कहाँ हुई और कैसे शुरू हुई? तुर्की में, मेरे वहां दफ्तर भी तुर्की में शुरू हुई, ईरान से आई, मिडिल ईस्ट से आई, अब अफगानिस्तान पहुंची, पंजाब आई, दिल्ली आई, पंजाब के थ्रू गई। तो ये तो एक मिक्स्ड लैंग्वेज, सब बोलते हैं। तो इसे ये कहना कि ये किसी कौम की लैंग्वेज है, ये गलत है, ये नहीं है। आप कह सकते हैं कि फारसी जो है वो ईरान की जुबान है, इससे कोई इसके इख्तिलाफ तो हो नहीं सकता, लेकिन उर्दू ऐसा नहीं है, उर्दू सबकी जबान है। और उर्दू और हिंदुस्तानी में मुझे बताइए कितना फर्क है? हम क्या बोलते हैं? मैं आप बोल सकते हैं कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अगर मैं इख्तिलाफ बोल दूं, और अगर मैं हिंदुस्तानी में बोल दूं तो क्या फर्क पड़ा? ये जो मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ये कौम वाले किस्से में, दिस इज नॉट द ओकेजन। मैं आपको ये बता दूं कि सरदार महेंद्र सिंह बेदी साहब के एक मुशायरे में मैं गया, और मैंने भी आते आते कुछ लिखा, खुदा है यार अब छीन ले तू हाफिजा, लेकिन याद माजी तो मेरा आजाद नहीं था, लेकिन वक्त और उम्र आजाद है। वो तो छीनने की जरूरत नहीं है कि वक्त तो जो हाफिजा है वो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता चलना चलता है। तो मैंने सोचा मैं लिख लूं कि भाई मैंने जो भाई कुछ कहना है बोलना है उधर मैं लिख। तो मैंने ये लिखा कि मेहमान है तो जान है, जान है तो जहान है, यादें ना हो तो फिर जीना जबरदस्त इम्तिहान। कमर महेंद्र सिंह बेदी की जावेदां पहचान है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको जो ना मिटने वाला उनका निशान है। किस्सा ये है जनाब हाज़रीन, ये मुशायरे पे गए, मैं खैर कमानी या कहीं था, हॉल से था, बाहर नहीं था कहीं। तो वो किसी ने, मुझे नहीं पता, शायद ये किसी ने सुना हो ये किस्सा। तो बात हुई, वो कहने लगे कि सुकून किस तरह हासिल होता है। तो मैं अपनी बात कर रहे हैं बेदी साहब, बेदी साहब, कि मैंने एक फैसला किया कि जिंदगी किस तरह बितानी है। तो
मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं ना वो मैं समझूं, और बाकी जो फैसले हैं वो मैं अपने एहलिया, अपनी बीवी, अपनी वाइफ, बेगम उन पे छोड़ दिया, वो सुने नहीं। तो फिर जो बैठे थे, जी सॉरी, अच्छा सो ये तो किसी ने पूछा नहीं कौन से बड़े फैसले आप लेते हैं, तो कौन से फैसले आपने अपनी बेगम पे छोड़े? बोले भाई ऐसा है कि अब जैसे मतलब अमेरिका पे अटैक करना है नहीं करना है, रूस के साथ दोस्ती करनी नहीं करनी है, और अंग्रेजों के साथ किस तरह बर्ताव करना है, ये सब फैसले मैं, बाकी जो कुछ है वो मैं अपने बेगम पे और वो सारे हॉल में फैसले में बाबा जितने मर्द थे वो कहने लगे हम भी यही करेंगे, हम भी ऐसा ही घर जाके फैसला सुनाते हैं, वो सब कुछ हमारे, हम तो बस यही बड़े फैसले करते हैं। बीवियों के बिना गुजारा भी तो नहीं है, बीवी के बिना गुजारा भी नहीं है। आपका गुजारा है हमारे बगैर? हम भूल जाते हैं कि जावेदा यहाँ कोई नहीं है, दुनिया फानी है, हम सब फानी है। जिस दिन से आप पैदा होते हैं उस दिन से मजा कजा मौत आपके हम सफर में। If only we don't forget this, we will be much better people. हम भूल जाते हैं इस बात को, और उसी वजह से जो आज के हंगामे आप देखते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि हम खुदा को कोई नहीं मानता, भगवान को कोई नहीं मानता, गॉड कोई नहीं मानता। वो पोप जो है वो वैटिकन से बोलता रहता है, कोई सुनता है वही। ये भूल गया है इंसान, और इसकी वजह सिर्फ ऐसा मैमन द गॉड ऑफ मनी, वही सब कुछ आज दौड़ाता है, चलाता है, जो भी होता है। इसीलिए ईरान और इजराइल की 12 दिन की लड़ाई और इतने हंगामे, इतने पीस टॉक्स वगैरह, 3 साल से दूसरी 2 लड़ाइयां, किसी को फिक्र है कुछ नहीं। खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ज्योति संघ साहब आए मेरे पास और वो मुझे ये बताया तो वो सेटल हो गया कि साहब वो सानी अशोक सानी मैं ही हूँ और दूसरा अशोक सानी नहीं है। तो मैंने फिर ये हिंदी की वो अपने अखबार लाए थे तरंग के नाम से, उसमें वो हिंदी में लिखा हुआ था, मैं पढ़ लेता हूँ, आंखें मेरी थोड़ा दिक्कत करती है, तो इन्होंने दिया अखबार, मैंने देखा और उसमें पढ़ा कि भाई ये है वो है, सब कुछ जो इन्होंने लिखा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान जिससे मिलता है वो प्यार से मिलता है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। मेरे लिए पैसा जरूरी है क्योंकि मैं तो रोटी खानी, लेकिन 200-500 साल पहले पैसा तो नहीं था ना, तो लोग रोटी खाते थे, दोस्तियां होती थी ना। एक उसी गांव में आप पैदा होते थे, उसमें बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, काम किया, और फिर खुदा भगवान अल्लाह जब उसने आपको बुलाया तो आप चले गए। उसमें कोई जात पात, क्रीड, रिलीजन, इन चीजों की बात नहीं होती थी, कोई अहमियत नहीं होती। मेरे वालिद साहब के जितने दोस्त थे वो सब मुसलमान थे, मेरे आज भी दुनिया भर में मुसलमान। मेरी शायरी आज भी पाकिस्तान में जाती है, रोज 1000 लोग। तो मैं क्या कहूँ? एनीवे, ये भी बता दीजिए कि हम रोटियां कैसे खाते थे एक जमाने में। रोटियां हम खाना एक जमाने में कोटा में कैसे खाया था, खाना खाते पता, मतलब पैसों की बात, जब पैसों की बात हुई
देखिए वैसे भी मुझे कुछ याद रहता नहीं है। आप मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं। एक शेर पेश करता हूँ, अगर कोई ना समझे कोई लफ्ज तो मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा। कि ना समझ पाए शुआ तेरी वुसअत मायूसी साहिल, ना समझ पाए शुआ तेरी वुसअत मायूसी साहिल, आफताब से जा कहने लगी जुल्म ज्यादा है कहीं और से। क्या बात, जुल्म ज्यादा है कहीं और से। वाह 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 वाह। New Kiran eye, the ray of light comes into the room, looks at me and says, very dark. This person is full of despair. जुल्मत अंधेरा इसमें इतना है कि आफताब की किरण रोशनी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो जाके वापस बोलती आफताब को कि कहीं और चल लिया, यहाँ वो गुजारा नहीं हुई। तो मैं कितना आफताब हूँ इससे जाहिर होता है। और फिर मैंने ये भी कहा कि शबनम तुझ पे क्यों न बरसे, साहिल तू बता मुझे। शबनम तुझ पर क्यों न बरसे, तू बता साहिल मुझे। तू भी तो चंद लम्हों की जिंदा मिट्टी है। मैं जिंदा मिट्टी, हम सब जिंदा मिट्टी। वो 2 पैसे कमा लिए तो आप भूल गए, आप मजाजी खुदा बन। चाहे आप दफन हो या जले रात बने, अंजाम जीस तो यही है ना। तो बस बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए, और महेंद्र सिंह बेदी ट्रस्ट का और मेरे खास अजीज छोटे भाई ज्योति संघ का, जो आपने मुझे अवार्ड दिया। मैं आपको अपने जो 5 लड़कियां हैं मेरे दफ्तर में जो पोएट्री डिवीजन है, उनसे मिलाना चाहता हूँ। शशि आप कहाँ है, जरा आप लोग खड़े हो जाएं। ये है शशि है, हाथ उठा दो यार। शशि है, बदर है, इस्मत है, उजाला है और मारिया है। और मेरे आप YouTube चैनल पे जाएं, उस पे अशोक सानी साहिल के नाम से है, तो उसमें आप देखेंगे कि मारिया की आवाज में रिकॉर्डिंग भी है, मेरे 2-2.5 हजार वीडियो भी हैं, मेरी रिकॉर्डिंग है। और काबुल बुखारी, महरान शाह, पाकिस्तान की रोजमेरी और मुश्ताक और नवीद अब्बास, रंजीत रजवाड़ा, बहुत सारे लोगों ने मेरी गजलें गाई है। और मैंने वो आज कहा भी था कि हर्षवर्धन, आई बी वेरी हैप्पी टू हैव हिम सिंग सम ऑफ माय गजल्स। कहने को बहुत कुछ है, मैं घंटा भर और कह सकता हूँ। मैं इस वक्त एक अर्ज करना चाहता हूँ और वो जरूरी है। उमा जी बेटा, ये मेरा साथ से जब हुआ उमा जी आपको एक अर्ज करी थी, अगर घर में उमा सानी जैसी कोई शख्सियत ना हो तो कोई आपके शोक सानी बन नहीं सकता। इसलिए आपको प्रणाम कि आपकी कुर्बानियां, आपकी बर्दाश्त, आपके जहन से निकली अजीजें और आपकी शांति अशोक। मेरा सत्याकाल है, नमस्ते। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका नवासा हूँ। मैं उनकी एक ही बेटी है, उन बेटों के बारे में तो आपने सुना, सानी साहब एक ही बेटी है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और यही कहूँगा कि आज भी लोगों के दिलों पे वो हैं, उनको
आज गुजरे हुए 33 वर्ष हुए हैं। आज ही उनकी डेथ एनिवर्सरी है और 33 वर्ष हुए हैं और आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके नाम पे लोग आए हैं और यही नहीं पर और जगह भी काफी लोग आज मुझे सुबह से बहुत मैसेजेस आए हैं, उन्हें अभी भी लोग याद कर रहे हैं। मैंने अपने नाना जी के साथ काफी समय लगाया था। मैं उनके साथ 1-1.5 साल रहा भी जब मेरे फादर की पोस्टिंग जयपुर में थी। और मेरा क्या जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने गया तो उस दौरान जब मैं वहां पहुंचा तो और कुछ बड़े कुछ और शायर कतील शफाई साहब, अहमद फराज, एफी आजमी, वो लोग सब एक वर्ल्ड वॉर कर रहे थे तो मैं उन्हें लंदन मिला। लेकिन वो जो पहले 4 दिन मेरे लंदन रहने के थे, जो मैं सुबह से शाम में शायरों के साथ, कभी किसी के घर लंच था, कभी डिनर था, कभी मुशायरा था, तो जो मैंने उन 4 दिन में जितनी करीबी से इन शायरों को देखा, मिला, मेरा ख्याल वो आज भी मेरे को अच्छे से याद मेरे जहन में अभी तक है। और इनफैक्ट मैं मजाक करता हूँ लोगों को, जब 4 दिन के बाद मुझे किसी ने पूछा कि भाई तुम पहली बार लंदन आए हो, यहाँ का खाना तुमको ठीक लगा क्या? तो मैं कहा मैंने तो अभी तक सवाई इंडियन और पाकिस्तानी खाना कुछ खाए नहीं, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के साथ लंच, डिनर और मुशायरों में जाता था। और उनके साथ उसके बाद मैं कई मरतबा मैं पाकिस्तान भी गया। पाकिस्तान में उनकी पैदाइश थी, जैसे कि आपने सुना, पाकिस्तान में उन्होंने पढ़ा। और मेरा ख्याल ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी इज्जत उन्हें यहाँ मिलती थी उससे शायद ज्यादा या उतनी इज्जत उन्हें पाकिस्तान में भी मिलती थी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे। और जो हम अमन की, शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, मेरा ख्याल वो अमन के सबसे बड़े एम्बेसडर थे। यहाँ तक कि 1980 को मैं उनके साथ इनफैक्ट जनरल जियाउल हक को उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस से मिलने गया था। उन्होंने बुलाया था, उनको इन्विटेशन की थी और वहां पे उठते हुए फिर नाना जी ने उठते हुए ऐसे कहा, आप जब कभी दिल्ली आए तो बताइएगा, मेरे भी घर आप आइएगा। तो जब 84 नॉन लाइन मीट के टाइम जनरल जियाउल हक इंडिया आ रहे थे तो उनका वहाँ प्रोग्राम बन रहा था, तो शायद उनके जो वहाँ पे पूछा कि आप दिल्ली में कोई आप क्या क्या ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं? क्या अपॉइंटमेंट कुछ भी करिए, पर एक शाम मैंने कमिट किया हुआ, मैं कंवर महेंद्र सिंह बेदी के साथ लगाऊंगा। तो मेरे नाना जी को फोन आया कि जी आप जनरल साहब आपके घर आना चाहते हैं, आप डिनर कराइए। तो फिर उन्होंने डिनर कराया, तो वहां भी जनरल जियाउल हक से मुलाकात हुई दोबारा। वो भुट्टो फैमिली से भी क्लोज थे। तो जितने भी वहां पे शाहनवाज फैमिली जितने थे, वो सब उनको मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और रिस्पेक्ट करने के अलावा जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करते थे तो उनकी नज़्में और उनके सेक्युलरिज्म के ऊपर जो शेर और शायरी थी वो पढ़ते। तो दे रिस्पेक्टेड हिम एज अ लिटरेरी यानी। और मुझे याद है कि उसी दौरान जब एक बार ये हुआ कि आप लोगों को पता नहीं याद है, 81 पहली दूसरे कॉलेज में भी था, 81 की बात है कि बोला गया कि सब इंडिया और पाकिस्तान का कल्चरल एक्सचेंज रुका हुआ था। लता मंगेशकर को जाने से रोका हुआ था, वहां से गुलाम अली और मेहदी हसन को इंडिया ने आने दे थे, लता मंगेशकर को वहां जाने दे रहे। तो उस टाइम एक्चुअली मीडिया में ये कई तरह से बोला कि अगर आपको एक्चुअली कल्चरल एम्बेसडर चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, तो कंवर महेंद्र सिंह बेदी हैं जो कल्चरल एम्बेसडर हो सकते दोनों कंट्री। तो मैं यही कहूँगी, जहां कहीं वो नक्शे पांव छोड़ चले, वही बन गई राह रफ्ता रफ्ता, उनके साथ जो कदम भी चला वही बन गया हम सफर रफ्ता रफ्ता। उनके इतने पहलू हैं और इतनी खूबियां हैं, मेरा ख्याल आप लोगों ने कुछ तो सुनी, बट मैं फर्स्ट टाइम कह सकता हूं कि वो जितने उनके पहलू, अगर लोगों के पास एक भी पहलू हो, एक भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हो, तो वो उसी एरिया में मतलब वेल नोन हो जाए। वो ट्रूली ही वॉज वेरी मल्टी फैसेटेड एंड मल्टी टैलेंटेड। अगर मैं कहाँ से शुरू करूँ, मतलब वो
चीफ्स कॉलेज पाकिस्तान में पढ़े। उसके बाद आपने गवर्नमेंट के बारे में सुना, IAS में थे वो। IAS के अलावा शायर थे और बहुत जिंदा अपने दोस्त थे, फनकार भी थे, सूफी। फिल्में भी प्रोड्यूस की उन्होंने, अगर आपको पता, शायद ये नहीं पता, 4-5 फिल्में भी उन्होंने प्रोड्यूस की। भारत केसरी जो इस टाइम, जिसकी वजह से इंडिया आज उतने गोल्ड मेडल जीत रहा है, इतने मेडल जीत रहा है, भारत केसरी भी उन्होंने शुरू कराई थी। वो रेस्लिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। रोम ओलंपिक्स में इंडिया के डेलीगेशन के लीडर भी थे। बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखते थे और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल जो था, वो उनका दिल इतना बड़ा था कि वो लोगों की मदद करने में बहुत उनका बिलीव करते थे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने यहाँ दिल्ली ऑटोमोबाइल्स में उनका एक दफ्तर था और कोई भी आदमी वहां पे किसी भी काम के साथ उनके पास जा सकता था और वो पूरी कोशिश करके उनका काम कराते थे। घर में भी सुबह 2 घंटे बैठने से काम में कोई भी आ सकता था, कोई भी काम हो। रिक्शा वाले आते थे, लोग चल के आते थे, गाड़ियों में आते थे, हर टाइप के लोगों को मदद करने की कोशिश करते थे। जब वो एम्स में थे, जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उनको कैंसर था लास्ट 1 साल, वहां पे भी मुझे पता है, जब हम उनको हॉस्पिटल में जाते थे तो देखते थे कि भाई उनके आसपास कोई है जिसको जरूरत है या कोई गरीब आदमी है, तो उसकी मदद करने के लिए हमको बोलते थे मुझे छोड़ो, पहले उनके बारे में देखो, उनका क्या मदद कर सकते हो। तो ये कहो कि जो तो इंसान जमाने के लाखों, लेकिन वही इंसान है जो इंसान के काम आए। आपको ये तो बता चुके कि वो गांधी जी की लाइफ डिसेंडेंट थे और मेरी नानी जो थी वो हरी सिंह नलवा, जनरल हरी सिंह नलवा की डिसेंडेंट थी। तो अक्सर वो मजाक करते थे कि मैं तो सूफी खानदान से हूँ और ये जंगजू जब कबीले से हैं, तो हम लोग मतलब मैं घर में सूफी हूँ और जो ये सानिया ने बताया कि मैं बड़े फैसले लेता हूँ और सारे छोटे फैसले मैंने अपनी वाइफ को दिए हुए हैं। बस एक यही चीज है कि हमारे फैमिली में किसी ने शायरी नहीं की, कोई आगे जाके उर्दू नहीं पढ़ा। मेरी मदर पढ़ती थी उर्दू, पर शायर कोई नहीं बना। और उसका भी बड़ा आपको किस्सा सुनाता हूँ। कदीम शफाई जी एक बार मेरे नाना जी को घर मिलने आए, तो मेरा भाई 4-5 साल का था उस टाइम, तो ड्राइंग रूम में गया उनके पास, तब तक मेरे नाना जी भी तैयार हो रहे थे। तो कदीम जी ने पूछा कि आप शायरी पसंद करते हो? तो कहा नहीं। अच्छा, आपके पापा शायर हैं? कहता नहीं। कहते और मम्मी? कहता वो भी नहीं। कहता आपके घर में कोई शायर है क्या? तो मेरा वो 4 साल का जो कजन था कहता नहीं जी, बाकी सब ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि उनके आखिरी जो समय था, ये भी एक्चुअली दिस वाज द डेस्टिनी। उनको इमरान खान ने इनवाइट किया था। आपने तो पढ़ा होगा कि इमरान खान ने अपनी मदर के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया है पाकिस्तान में। तो उसमें वो कैंसर हॉस्पिटल की फंडिंग भी हो रही थी। तो उन्होंने दलील कुमार, सहरा बानो, मेरे नाना जी गवर्नमेंट से बेटी, उनको इन्वाइट किया था कि वहां वो जलसा करना चाहते हैं, फंड रेजिंग करना चाहते हैं। और वहीं पे वो गए तो उनको बुखार हुआ। जब उसने वापस आके चेक कराया तो उनको भी कैंसर ही था। तो आप देखिए आखिरी मोमेंट तक वो कैंसर के वो मतलब फंड रेजिंग कर रहे थे। उनके साथ आप किससे सुने, उनकी किताबें पढ़े, पटेल, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव साई, राखी, उसके इतने लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। और फिल्म स्टार्स तो उसके बहुत क्लोज थे। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि उनके अभी भी कलाम लोग पढ़े और लोग सुने, और बस यही मैं कहूंगा। और साकी साहब का खासकर शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर साकी साहब नहीं होते तो उनकी लेगेसी, उनकी शायरी, उनकी किताबें अभी हमारे पास नहीं होती। तो यही मैं कहूँगा। एक में मैं यही एक पैगाम दूंगा जो उनने जो किताब निकाली, उसमें सबसे पहले लिखा था, जो वो बिलीव करते थे, उनको उनकी जिंदगी का पैगाम था, सिख ना ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है तू,
तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है। और अगर मेरे को आप 1 मिनट और दें कि आपने उनके बारे में सुना है, उनकी किताब के बारे में सुना है, मैं 2 मिनट के लिए उनकी आवाज आपको सुनाना चाहता हूँ कि आई थिंक जो लोग उस टाइम नहीं थे, आप उनके आवाज में सुनिए। एक और एक जल के उन्होंने एक आधा मिनट एक बार जंग कहते हैं जिसको, ये खुदा की मार है। जंग करना हथड़े से छूट है, बेकार है। हारने वाले को ये बख्शत से आजाद है, जीतने वाले की बर्बाद है। दुश्मन तक ठिकाना बना देती है जंग, मुल्क जगह जीत तहजीने बिता देती है जंग करना है, करें हम मिलकर बेकारी जंग से मकबूलियात से चोर बागों की जंग, ऐसे सैलाब से हुकूमत से बीमारी की जंग, से अखलाक से गुर्बत से नागारी से जंग। पूछना होगा कि मुझको हिंदू पाकिस्तान से पेट भूखों का भरेंगे जंग के सामान से। मुझे अपने फैसले साहब से के पीछे से जो सर